सुप्रभात बच्चों, क्लास 10 की ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने खाद्य सुरक्षा के विषय में पढ़ा। आज उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यदि सरकार उपयुक्त कृषि अवसंरचना ऋणों की सुविधा उपलब्ध कराती है और नई टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देती है तो प्रत्येक जिला और ब्लॉक को खाद्यान्नों के पैदावार में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। यदि सरकार नए टेक्नोलॉजी को अपना रही है तो उसको जिले स्तर ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक किसानों को अगर मिले तो इससे किसान काफ़ी लाभान्वित होंगे और अपने पैदावार को बढ़ाने में आत्मनिर्भर हो सकेंगे। केवल गेहूं और चावल पर ध्यान देने की अपेक्षा उस क्षेत्र में उगाई जाने वाली अन्य फसल जो वहाँ के भौगोलिक स्थिति के अनुसार अधिक से अधिक जिसका उत्पादन हो सके उस कृषि पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे तिलहन दलहन, कोई नकदी फसल, व्यापारिक फसल हो तो चावल और गेहूं की साथ साथ उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वो क्षेत्र जो है वो किसके उत्पादन में अत्यधिक आगे है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे भी किसान आत्मनिर्भर हो सकेंगे। सिंचाई सुविधाओं और विद्युत उपलब्ध करवाने जैसे आवश्यक अवसंरचनाओं को बढ़ावा देने से कृषि में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सतत पोषणीय आधार पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और अनाजों के व्यापार को बंधन से मुक्ति से भारी मात्रा में रोजगार पैदा होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी भी घट सकेगी। तो इस तरह से अगर सुविधापूर्ण तरीके से और सभी बातों पर ध्यान देकर गौर करके अगर किसान खेती करते हैं कि उस क्षेत्र में कौन से फसल उगाए जा सकते हैं और जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके, तो और इस प्रकार की अगर खेती करते हैं तो किसानों को बहुत अधिक लाभ होगा, सरकार को भी इससे फ़ायदा होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार बढ़ेंगे और कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी लाभ होगा। धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि का स्थान फलों, सब्जियों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों की कृषि लेती जा रही है। इससे अनाजों और दालों के अंतर्गत निवल बोया गया क्षेत्र कम होता जा रहा है। देखिए यहाँ ये बता रहा है कि धीरे धीरे लोग पहले गेहूं और धान की खेती पर अधिक जोर दिया जाता था। ये तो खाद्य फसलें, महत्वपूर्ण खाद्य फसलें हैं तो ये तो ज़रूरी हैं ही, लेकिन उससे किसानों को मेहनत लागत बहुत लगता था और इनकम उसके मुताबिक नहीं होता था। तो अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे लोग खाद्य फसलों की जगह फलों, सब्जियों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों जैसे बांस की खेती, सुपारी की खेती, नारियल की खेती, तंबाकू की खेती, बहुत से ऐसे फसल हैं जिसकी खेती हो रही है और यही सब लोग अधिक लाभ कमाने के लिए इन सभी की खेती कर रहे हैं। इससे अनाजों और दालों के अंतर्गत निवल बोया गया क्षेत्र जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि लोग इस तरह की फसल लगा रहे हैं तो जिसमें अनाज और दाल बोना चाहिए उसकी कमी आ रही है। अब भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश के भविष्य में खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। अगर ऐसे ही सब कोई नकदी फसल, व्यापारिक फसल का उत्पादन करे और खाद्य फसलों का उत्पादन नहीं करे तो बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा कहाँ से दिया जा सकेगा, उनके लिए अनाज कहाँ से उपलब्ध कराए जा सकेंगे। तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय है, इस ओर तो ध्यान देना ही चाहिए। भूमि के आवासन इत्यादि जैसे गैर कृषि भू उपयोगों और कृषि के बीच बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए निवल क्षेत्र में कमी आ रही है। भूमि की उत्पादकता ने घटती प्रवृत्ति दर्शानी आरंभ कर दी है। उर्वरक, पीड़कनाशी और कीटनाशी जिन्होंने कभी
नाटकीय परिणाम प्रस्तुत किए थे, वे अब मिट्टी के निम्नीकरण का दोषी माना जा रहा है। जल की कालिक कमी के कारण सिंचित क्षेत्र में कमी आई है। असक्षम जल प्रबंधन से जलाक्रांतता और लवणता की समस्याएं खड़ी हो गई है। देखिए, अब भूमि के उत्पादन में घटती हुई प्रवृत्ति दर्शानी आरंभ कर दी है, क्योंकि जितने क्षेत्र में हमें खेती करनी चाहिए, अब भूमि कम पड़ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि उसमें कम क्षेत्र में हम ऐसे फसलों को लगाएं कि जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। उसके बाद भूमि की उत्पादकता में घटती प्रवृत्ति दर्शानी आरंभ कर दी है। उसके बाद जो हम लोग खेतों में उर्वरक यानी खाद, पीड़कनाशी, कीटनाशी दवाइयों का जो छिड़काव कर रहे हैं, तो पहले तो उसका अच्छा परिणाम होता था, लेकिन अब उसी के कारण अत्यधिक बार बार छिड़काव करने के कारण भूमि का जो भूमि जो है वो निम्नीकरण के क्षेत्र में चला गया। मतलब भूमि की उर्वरक क्षमता जो है वो कम होती जा रही है इसके कारण, और अधिक सिंचाई के कारण भी भूमि निम्नीकरण होती जा रही है। इससे कई समस्याएं पैदा हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि खेती जो पैदावार होना चाहिए उस क्षेत्र में वो कम हो रहा है। पहले की अपेक्षा वो उसका घटता जा रहा है भूमि की उर्वरक क्षमता। तो ये भी चिंता का विषय है। डंडा आरेख के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन की प्रवृत्ति को दर्शाएं तथा 5 वर्षों में इस प्रवृत्ति के कारण को भी ढूंढें। इसका एक मुख्य कारण भूमि निम्नीकरण है। किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के कारण जल सघन फसलें उगाने के लिए कुछ क्षेत्र में किसानों को सिंचाई के लिए अधिकाधिक भूमिगत जल को पंपों के द्वारा निकालने का प्रोत्साहन मिला है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे पंजाब में चावल तथा महाराष्ट्र में गन्ने की खेती इसके उदाहरण हैं। अब देखिए ये क्या बता रहा है कि दंड आरेख के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन की प्रवृत्ति को दर्शाइए तथा 5 वर्षों में इस प्रवृत्ति के कारण को भी ढूंढिए। क्या कारण है कि ये घट रहा है? तो इसका प्रमुख कारण है भूमि का निम्नीकरण। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, भूमि के ऐसे क्षेत्र जो निम्नीकृत हो गए हैं, उस पर सही ढंग से खेती नहीं हो पा रही है। निम्नीकरण के कई कारण हो सकते हैं, अधिक सिंचाई, उसके बाद कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव के कारण निम्नीकरण हो रहा है। बहुत ऐसे डस्ट, कूड़े कचड़े जब के ढेर बहुत लंबे क्षेत्र में लगे होते हैं, जिसके कारण भूमि निम्नीकृत हो गई है। गंदे फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे नालों के पानी, ये सब के कारण भी भूमि निम्नीकृत हो गई है। उसके बाद खनिज पदार्थ को निकालकर उसको इसी तरह छोड़ दिया जाता है, वो भी भूमि निम्नीकृत हो जाती है, जिस पर ठीक से सिंचाई नहीं, ठीक से खेती नहीं की जा सकती है। तो ये सभी कारण जो हैं भूमि के निम्नीकरण के कारण हैं। अब किसानों को मुफ्त में बिजली मिलती है और वो लोग जो सिंचाई करते हैं पंप के द्वारा, पंपिंग सेट के द्वारा, तो अत्यधिक जल का निकास होता है और जितनी पानी फसलों को चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा पानी उससे निकलकर बर्बाद हो जाता है। तो ये भी भूमि के निम्नीकरण होने के कारण हो सकते हैं। और किस सरकार के द्वारा इसके लिए अनुदान दिया जाता है, तो उसमें मुफ्त में बिजली मिल जाती है और उसका वो लोग गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, जिसके कारण भी भूमि निम्नीकृत हो रही है। तो अत्यधिक सिंचाई को रोकने के लिए हम लोग पंप सेट के जगह फव्वारा के द्वारा अगर हम लोग सिंचाई करें तो पानी जितनी ज़रूरत हो फसलों को उतनी लगेगी और बाकी हम जल को नुकसान भी करने से बचा सकते हैं।
तालिका 4.2 भारत खाद्यान्न उत्पादन मिलियन टन में। अब दिया है खाद्यान्न 2006 और 7 में चावल का उत्पादन 93.4, गेहूं का उत्पादन 75.8, ज्वार और बाजरा का 18.0, दालें 14.2, कुल 201.4। अब इसी प्रकार अन्य आंकड़ा दिया है 7 और से 8 का 96.7 हो गया चावल का, गेहूं 78.6, ज्वार और बाजरा 17.4, दालें 14.8, इस तरह से 207.5 है कुल। उसके बाद दिया है 2008 से 9 का आंकड़ा, तो चावल के उत्पादन 99.2, गेहूं 80.7, ज्वार बाजरा 16.3 और दालें 14.6, इस तरह 210.8 है। इसी प्रकार अन्य आंकड़ा भी दिया गया है। तो स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 का ये आंकड़ा दिखा रहा है कि किस प्रकार से अनुमानित उत्पादन खाद्यान्न फसलों का हुआ है। क्षेत्रों जैसे पंजाब में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे पंजाब में चावल तथा महाराष्ट्र में गन्ने की खेती इसके उदाहरण हैं। इससे भूमिगत जल वृत्त में जल का भंडारण कम होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप कई कुएं और नलकूप सूख गए हैं। इससे सीमांत और छोटे किसान कृषि छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। देखिए यहाँ क्या बता रहा है कि भूमिगत जल का हम लोग निकासी करते हैं पंप के द्वारा और फसलों की सिंचाई करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जितना फसल को ज़रूरी हो उससे कई गुना ज़्यादा पानी पंप सेट के द्वारा बाहर निकलता है और फसलों में तो जाता ही है और उधर इधर बिखर कर वो बर्बाद भी होता है। उस जल को हम लोग बचा सकते हैं और दूसरे फसलों में भी उससे हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। तो इसका उदाहरण बता रहा है कि कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पंजाब में चावल तथा महाराष्ट्र में गन्ने की खेती इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ क्या होता है कि इसमें सिंचाई करने के लिए लोग क्या करते हैं, पंप सेट के द्वारा सिंचाई करते हैं। इससे क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कहीं कहीं तो बहुत अत्यधिक खुदाई करने पर बहुत गहराई में जाके ग्राउंड वाटर जल मिल रहा है, नहीं तो कहीं तो है ही नहीं। इससे कई सारे नलकूप कुएं सब सूख गए हैं और इससे क्या हो रहा है कि बड़े किसान तो अभी भी सिंचाई कर लेते हैं क्योंकि उनके पास पूंजी है, लेकिन छोटे किसान जो हैं उनके पास सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं बच गया है, जिसके कारण वो मजबूर होकर खेती करना अब छोड़ रहे हैं। बड़े किसानों को उनके गहरे नलकूपों से अभी भी पानी उपलब्ध है, परंतु बहुत से दूसरे किसान जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं और बाजार के अभाव में भी किसान हतोत्साहित होते हैं। इस प्रकार किसान उत्पादन और बाजार की अनियमितता से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। उनको दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखिए, बड़े किसान के पास तो सब कुछ है, उनके पास पूंजी है, तो कहीं से भी अपनी खेती के लिए व्यवस्था करके काम कर ले रहे हैं। लेकिन ऐसे भी किसान हैं जो छोटे किसान हैं, उन्हें तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो किसी तरह अगर वो खेती भी कर भी लेते हैं तो उन्हें बाजार नहीं उपलब्ध हो पा रहा है कि अपने उत्पादन किए गए फसलों को वो सही रेट पर बेच सके। तो कई सारी समस्याएं उनके लिए अभी के समय में पैदा हो रही है। लेकिन वर्तमान समय में अभी कुछ दिन पहले तक सरकार के यही नियम थे कि सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर
किसानों के द्वारा उपजाए गए फसलों को हर फसल के, जैसे रबी फसल के समय, खरीफ फसल के समय बाजार उपलब्ध कराती थी और किसानों से फसलों को खरीदकर FCI में जमा किया जाता था, स्टोर किया जाता था। लेकिन अब सरकार ने ऐसे भी अभी 1-2-4 दिन पहले के न्यूज़ में ये बता रहा था कि अब सरकार ने ऐसा नियम निकाला है कि किसानों को अधिक से अधिक जहां लाभ प्राप्त हो सके वो कहीं जाके अपनी फसल को बेचें, जहां वो संतुष्ट हो, जहां उनको अधिक से अधिक लाभ मिले, अधिक से अधिक आमदनी हो, वो अपने फसलों को बेच सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पे बेचिएगा। तो इस तरह के अब जाके सरकार ने नियम निकाले हैं। तो ये सब समस्या किसानों के लिए होती थी पहले कि अगर हम फसल किसी तरह उत्पादन कर भी दें तो बेचेंगे कहाँ? अगर नहीं बेच पाए तो हमारे यहाँ अनाज खराब हो जाएगा। इस प्रकार किसान उत्पादन और बाजार की अनियमितता से बुरी तरह प्रभावित होते थे। उनको दोनों तरफ का नुकसान, एक तो खेती करने में अनेक समस्या, उसके बाद फसलों को तैयार है उसके बाद भी समस्या। एक तो उन्हें कृषि लागतों जैसे उच्च पैदावार वाले बीजों, उर्वरकों इत्यादि के लिए अधिक दाम देने पड़ते हैं और दूसरी ओर खरीद मूल्य बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इतना सब कुछ लगाकर, लागत लगाकर अगर उन्होंने फसल का उत्पादन किया है अधिक से अधिक मात्रा में, तो उसके लिए अधिक से अधिक लागत मिले तो वो भी नहीं मिल पाता था। इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता था किसानों को। किसानों की पैदावार एक साथ मंडी में पहुंचती है, इसके कारण खरीद मूल्य कम मिलता है, परंतु उसे मजबूरी में अपने उत्पाद बेचने पड़ते हैं। इसलिए छोटे किसानों की सुरक्षा बिना खाद्य सुरक्षा संभव नहीं है। अब किसानों के पास कई सारी समस्याएं जो अभी बताए। अब उनको अपने फसल को बेचने के लिए मंडी बाजार नहीं मिल पा रहा था कि जहां अधिक से अधिक मूल्य पर अपने उत्पादन को बेच सके। अगर नहीं होता था तो किसान मजबूरी में औने पौने दाम पर अपने फसलों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते थे। तो ये सभी समस्या किसानों के लिए होती थी। इसलिए छोटे किसानों की सुरक्षा बिना खाद्य सुरक्षा का संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने इस तरह के नियम निकाले हैं। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। वैश्वीकरण का कृषि पर ये असर हुआ, ये नई बात नहीं है, ये पुरानी घटना है। जब भारत गुलाम था उस समय भी जब यूरोपीय व्यापारी भारत में आए तो उस समय भारत में, दक्षिण भारत में गरम मसाले की खेती विश्व विख्यात थी। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब क्षेत्रों में गरम मसाले की खेती होती थी और वहाँ जो गरम मसाला उपजाया जाता है वो विश्व में उसके लिए विख्यात है, फेमस है वहाँ के मसाले। तो यूरोपीय व्यापारी जो आए तो दक्षिण भारत के किसानों को इसकी और अधिक खेती के लिए प्रोत्साहित करते थे। इसी तरह वो लोग भारत के किसानों को नील की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए ज़बरदस्ती उन पर प्रेशर डालकर खेती करवाते थे और कपास को कच्चे माल के रूप में भारत से ले जाकर और अपने देश में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करते थे और अधिक से अधिक मुनाफा कमाते थे। भारत में खेती होती थी कपास की और लाभ उनको होता था। इस तरह से ज़बरदस्ती खेती करवाया जाता था और किसानों के पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसमें उनको टैक्स देना पड़ता था, मनमानी टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद
अगर वो खाद्य फसलों को उगाते थे तो उससे उनका पेट भरता था। लेकिन ये ज़बरदस्ती जो फसल खेती कर रहे हैं तो कपास की कीजिए, नील की खेती कीजिए, गरम मसाले की, क्या इससे पेट भरने वाला था? तो काफ़ी किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।